हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है रिमिंग टैप एंड डाई थ्रेड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिमिंग प्रोसेस क्या होता है, रिमर क्या होता है, टैप और डाई क्या होता है और थ्रेड क्या होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिमर के बारे में कि रिमर होता क्या है। ठीक है, रिमर एक हैंड टूल है या फिर कटिंग टूल इसको बोलते हैं। ये मेटल वर्किंग में जो सूक्ष्म काम होते हैं, जहाँ पे सूक्ष्मता, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है, वहां पे रिमर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज बेसिकली उन चीजों के लिए किया जाता है जैसे कोई ड्रिल के द्वारा कोई होल किया गया है, तो होल करने के बाद, ठीक है, एक एक्यूरेट साइज का होल प्राप्त हम लोगों ने तो कर लिया है, लेकिन होता क्या है कि होल की जो सतह है, जो अंदरूनी गोलाई वाली सतह है, वो परिष्कृत नहीं होती, वो स्मूथ नहीं होती, मतलब प्लेन नहीं होती, खुरदुरी होती है। तो उसी सतह को, जो गोल खुरदुरी सतह है, उसी सतह को प्लेन और एक्यूरेट करने के लिए हम लोग रिमर का यूज करते हैं, या फिर अगर होल का साइज बहुत हल्का सा बढ़ाना है तो हम लोग रिमर का यूज करते हैं। तो रिमर कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यार, रिमर के आपको टाइप दिख रहे होंगे कि रिमर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, साधारणतः रिमर दो टाइप के ही होते हैं, हैंड रिमर और मशीन रिमर। ठीक है, लेकिन हैंड रिमर में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं और मशीन रिमर में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कई सारे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको 6 तरीके के रिमर दिख रहे होंगे। ठीक है, रिमर, हैंड रिमर दिख रहा है, मशीन रिमर, चकिंग रिमर, फ्लूटिंग रिमर, एक्सपेंडिंग रिमर, है ना, एडजस्टिंग रिमर। तो ये सारे रिमर्स अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे हैंड रिमर और मशीन रिमर होता क्या है। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हैंड रिमर और मशीन रिमर। हैंड रिमर जो होता है वो भी दो टाइप के, एक तो स्ट्रेट फ्लूट होते हैं और एक होता है हेलिकल, जिसको राउंड फ्लूटेड बोलते हैं। ठीक है, वो होता है। तो जो हैंड टूल है, वो जो हैंड रिमर है, वो फिनिशिंग टूल है। ठीक है, इसके द्वारा हम होल का जो बोर साइज है वो 0.03 से 0.05 इंच तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो शैंक होता है, इसमें जो शैंक होता है जिसको हम लोग रिंच में पकड़ते हैं, ठीक है, टैप रिंच जिसको बोलते हैं, आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो इसका जो शैंक होता है, ये हिस्सा देखिए, इसके कई सारे भाग होते हैं रिमर के भी। यहाँ से देखिए, इस जगह से लेके इस जगह तक इसको शैंक बोलते हैं। इसके शैंक पे यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर बना होता है, एक चौकोर सा भाग बना होता है जिसमें हम टैप रिंच को फंसाते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा हम लोग हैंड रिमर को घुमाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो आते हैं हम लोग मशीन रिमर में। तो मशीन रिमर में जो शैंक होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे हैंड रिमर में हमारा शैंक जो है वो स्ट्रेट है, मतलब सीधा है, और दूसरा कि उसके हेड पे एक स्क्वायर कटा होता है। लेकिन मशीन रिमर के शैंक में क्या होता है, इसका शैंक दो टाइप का होता है, एक स्ट्रेट शैंक होता है और दूसरा टेपर शैंक होता है। टेपर शैंक जो होता है वो डायरेक्ट हम लोग जो ड्रिल मशीन होती है, जैसे कि ड्रिल मशीन आप लोगों ने जब पढ़ी है, तो ड्रिल मशीन में आपको पता है कि ड्रिल मशीन में ही हम लोग कई सारी और प्रक्रियाएं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बड़े साइज का हम रिमर यूज करते हैं, बड़े आकार का हम लोग रिमर यूज करते हैं, तो उसका जो शैंक होता है वो टेपर होता है। ठीक है, तो टेपर शैंक को हम ड्रिल चक में नहीं पकड़ते हैं, टेपर शैंक को हम डायरेक्ट स्पिंडल में ही हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको टेपर दिया गया है, ताकि उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो पतला और नीचे का हिस्सा मोटा होता है। तो हम लोग ऊपर वाले हिस्से को हम लोग शैंक में लगा के हल्का सा प्रेशर देंगे फीड हैंडल के द्वारा, तो वो हमारी मशीन में लग जाएगा। लेकिन स्ट्रेट शैंक क्या है, स्ट्रेट शैंक जब छोटे माप के जब होल को हमको परिष्कृत करना होता है, सुधारना होता है, तो हम लोग छोटे स्ट्रेट शैंक का यूज करते हैं। स्ट्रेट शैंक रिमर को हम लोग को ड्रिल चक में पकड़ना पड़ता है। तो ये हो गया मशीन रिमर। मशीन रिमर में भी कई टाइप होते हैं, रोज रिमर हो गया, फ्लूटेड रिमर हो गया, या फिर कार्बाइड टिप्ड रिमर हो गया। तो ये सब रिमर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं मेथड ऑफ रिमिंग। रिमर के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन फिर रिमिंग करेंगे कैसे। देखिए, रिमर के द्वारा, रिमर एक टूल है जिसके द्वारा जब हम प्रक्रिया करते हैं, कोई भी ऑपरेशन को पूरा करते हैं, तो उस जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को ही हम रिमिंग बोलते हैं। ठीक है, रिमर के द्वारा की गई प्रक्रिया को ही हम रिमिंग बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो नॉर्मली इफेक्टिव जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो हैंड रिमिंग है। हैंड रिमिंग और मशीन रिमिंग दो तरीके से की जाती है। जो रिमर को हम हाथों के द्वारा यूज करते हैं, ठीक है, हाथों के द्वारा उस होल को हम लोग परिष्कृत करते हैं, उसको हैंड रिमिंग बोलते हैं। और जब हम मशीन के द्वारा किसी होल को परिष्कृत करते हैं, उसको
मशीन रिमिंग बोलते हैं। तो हैंड रिमिंग का एक मेथड है, कई सारे प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको हम लोग जानेंगे। इस पिक्चर को आप लोग स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देख ले, ठीक है। ये देखिए हैंड रिमर यहाँ पे है, ये देखिए टैप रिंच है, ये देखिए सब सेंटर है, सब सेंटर को किसमें लगाया गया है, ड्रिल चक में लगाया गया है, ठीक है। ये फिर है डाउन फीड हैंडल, ठीक है। डाउन फीड हैंडल से एक हाथ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का फीड दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा हैंड रिमर जो है वो होल के अंदर जाते अंदर जाए, और हम टैप रिंच को क्या करेंगे, एक हाथ से हम टैप रिंच को घुमाते रहेंगे, ठीक है। और एक चीज रिमिंग के प्रोसेस में ये ध्यान देना होता है, हम लोग पूरा इसका प्रोसेस समझेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हैंड रिमिंग जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 9 स्टेप दिए हुए हैं, 9 कैसे कैसे हमको हैंड रिमिंग को प्रोसेस को करना है ना। तो हम लोग जानेंगे। तो पहला इसमें है माउंट वर्क, है ना। जो हमारा वर्क पीस है उसको हम लोग क्लैंप करेंगे इजिली, ठीक है, सिक्योर कर देंगे, एक जगह पे फिक्स कर देंगे, किस चीज में, मशीन वाइस में बांध के, ठीक है। या फिर हमारे जो ड्रिल मशीन में जो बेड होता है, बेड में देखे होंगे आप लोगों ने कई सारे स्लॉट कटे होते हैं, खांचे होते हैं, तो हम अपने वर्क पीस को उसमें हम फिक्स कर सकते हैं, उसमें क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो ड्रिल होल है हमारा, जो प्रॉपर साइज ड्रिल होल का है, उसको हम लोग उसका जो लीविंग अलाउंस है, अलाउंस और टॉलरेंस के बारे में आप लोगों ने जान लिया है पिछली क्लासेस में, तो हम उस हिसाब से उसका जो अलाउंस है उस हिसाब से हम लोग रिमर सेलेक्ट करेंगे एक सही साइज का, जो उसके अलाउंस के अंदर आता हो, जो छूट दी गई है उसके अंदर आता हो वो रिमर, ठीक। उस रिमर को लेने के बाद हम लोग फिर तीसरा पॉइंट देखिए, डू नॉट मूव लोकेशन ऑफ वर्क पीस, है ना, वर्क ऑफ टेबल, ठीक है। जो हमारा लोकेशन है, जो हम जहां पे हमने वर्क पीस को सेट किया है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे बार बार, ठीक है। रिमूव ड्रिल, मतलब पहले हमने होल जब किया तो होल में से जब ड्रिल को निकाला, मशीन बंद करने के बाद ड्रिल को हमने निकाल दिया ड्रिल चक से खोल के, अब ड्रिल चक में क्या करेंगे, हम लोग सब सेंटर लगा देंगे, ठीक है। सब सेंटर जैसा कि आप लोगों ने पिछले पिक्चर में दिखा हुआ था कि ड्रिल चक में एक छोटा सा सब सेंटर लगा होता है। सब सेंटर में होता क्या है, एक छोटी सी पाइप होती है, फिर छोटा सा टुकड़ा होता है लोहे का जो आगे से नुकीला होता है, जो हमारे ड्रिल चक में टाइट हो जाए। फिर उसके बाद चौथा है स्टार्ट एंड ऑफ रिमर इन ड्रिल्ड होल, ठीक है। जो होल हुआ है हमारे वर्कपीस में, जो होल हुआ है, ठीक है, उसी के ठीक जहां से होल खत्म हुआ है वहां पे हम लोगों ने अपने रिमर को रख दिया, ठीक है। रिमर में क्या है, रिमर हमारा टैप रिंच में कसा हुआ है, टाइट किया हुआ है। टैप रिंच को क्या करेंगे हम लोग, रिमर में टाइट कर देंगे, और टैप रिंच में उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि टैप रिंच कैसे काम करता है और टैप रिंच कैसा होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छठवां देखिए ऑप्शन, इंगेज सब सेंटर इन सेंटर होल एंड, है ना, होल इंड ऑफ रिमर। देखिए रिमर जहां पे उसका स्क्वायर बना होता है, हैंड रिमर के जहां पे इंड पे, तो सैंक के इंड पे स्क्वायर बना होता है, उसके ठीक ऊपर से एक होल बना हुआ होता है, छोटा सा छेद होता है या फिर छोटा सा डॉट होता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सब सेंटर है, एक जैसे रिमर का जो निचला हिस्सा है हम लोगों ने उसको कहाँ रख दिया, जहां से हमारा होल शुरू हुआ है, ठीक है, हमने वहां रख दिया। और दूसरा हिस्सा जो रिमर का ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, उसमें सब सेंटर को फंसा देंगे, ठीक है। सब सेंटर जैसे मैंने बताया आपको कि नुकीला होता है, तो नुकीले वाले हिस्से को जो हमारा रिमर है उसके होल में फंसा देंगे, ठीक है। हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, फिर सातवां और टॉपिक देखिए, सातवां स्टेप देखिए क्या है, विथ डाउन फीड लीवर, है ना। डाउन फीड लीवर के साथ हम लोग अप्लाई करेंगे स्ट्रेट प्रेशर, जो हमें प्रेशर देना है, जो हमें दबाव देना है रिमर के ऊपर, है ना, रिमर को घुमाते हुए। देखिए अब यहाँ पे एक मेन चीज आती है कि हम रिमिंग करते समय, रिमिंग का जो प्रोसेस होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो किसी एक दिशा में ही हम रिमर को घुमा सकते हैं, ठीक है। और सबसे कॉमन दिशा, जो सबसे सामान्य दिशा है वो क्लॉकवाइज है, मतलब सीधे हाथ की तरफ, हम लोग दाई हाथ की तरफ हम लोग क्लॉकवाइज अपने रिमर को घुमाएंगे, और धीरे धीरे डाउन फीड हैंडल की वजह से, डाउन फीड हैंडल के तरह हम लोग उस पर हल्का हल्का प्रेशर देंगे, स्ट्रेट होल सीधा, ठीक है, स्ट्रेट प्रेशर देंगे धीरे धीरे रिमर को घुमाते हुए। रिमर को किस चीज से घुमाएंगे, हमने जो टैप रिंच रिमर में टाइट कर रखा है उसके सहायता से हम एक हाथ से धीरे धीरे अपने रिमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और एक हाथ से डाउन फीड हैंडल की वजह से हम लोग उस पर प्रेशर देते चले जाएंगे। फिर आठवां स्टेप देखिए, अप्लाई कटिंग फील्ड, है ना, जो कटिंग फ्लूइड होता है, जैसे कि रिमिंग है,
रिमिंग करते करते क्या होता है, रिमिंग का जो प्रोसेस है उसमें घर्षण, जो फ्रिक्शन होती है वो फ्रिक्शन की एक प्रोसेस होती है उसमें। फ्रिक्शन से क्या हो सकता है, फ्रिक्शन से जो हमारे रिमिंग के जो रिमर है उसके एजेस, जो उसमें कटिंग बिंदु है, जो एजेस है, किनारे हैं, वो गर्म होके उसके जो उसकी जो धार है वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो हमने वहां पे क्या करना है, कटिंग जो फ्लूइड होता है, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग कूलेंट ले सकते हैं, कूलेंट हो गया या फिर कोई और ऑयल हो गया जो कि फ्लेमेबल ना हो। ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कटिंग फ्लूइड डालेंगे ताकि हमारा जो रिमर का एज है वो खराब ना हो गर्म होके, हीट की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद नौवां स्टेप क्या है, व्हेन रिमूविंग रिमर टर्न इट क्लॉकवाइज नेवर एंड काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो हम जब जैसे कि हमारा रिमर जो है वो होल के निचले हिस्से तक पहुंच गया, हमारा पूरा होल जो है वो परिष्कृत हो चुका है, होल की जो सतह खुरदुरी थी वो प्लेन हो चुकी है। लेकिन लेकिन होता क्या है, गलती कहाँ पे हो जाती है, जब हम रिमर को निकाल रहे होते हैं वापस से, तो बहुत से बार होता क्या है कि रिमर निकालते समय हम क्या करते हैं, वो रिमर को घुमाना बंद कर देते हैं, या फिर रिमर को हम उल्टा घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकालते हैं। इससे क्या होता है, जो रिमर के कटिंग एजेस हैं उसके पिछले हिस्से में, ठीक पिछले हिस्से में कुछ चिप्स फंसे हुए होते हैं लोहे के, वो क्या कर सकते हैं, हमारा जो होल परिष्कृत हुआ है, जो होल हमारा जो होल का सरफेस था, दीवारें हैं, वो जो क्लीन हुई हैं, साफ हुई हैं, वो वापस से खुरदुरी हो सकती है। तो जब भी हम रिमूव करें रिमर को, हम जब भी होल से निकालें, तो हमें जो रिमर है उसको क्लॉकवाइज ही घुमाते रहना चाहिए। तो ये था पूरा प्रोसेस हैंड रिमिंग का। ठीक इसी प्रोसेस के जो ये स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स हम लोग मशीन रिमर के लिए भी यूज करते हैं, बस उसमें जो है, जो रिमर को घुमाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग मशीन के द्वारा करते हैं, वहां पे हम लोग टैप रिंच नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ रिमर। एक रिमर को हम लोग कैसे वर्गीकृत करेंगे, जैसे हम किसी दुकान पे हम लोग को रिमर लेने जाना है, तो दुकान वाले को हम क्या बोलेंगे कि वो हमें एक सही रिमर दे सकता है। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ रिमर, हमें कौन सा रिमर चाहिए, है ना। फिर उसके बाद दूसरा टाइप हम लोग ले लेते हैं रिमर का जो शैंक है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया कि रिमर का जो मशीन रिमर या हैंड रिमर होता है उनके शैंक्स अलग अलग होते हैं। जो शैंक जिसमें हम जो शैंक वो होता है जिसमें हम रिमर को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो टेपर शैंक या फिर स्ट्रेट शैंक, हमें कौन सा रिमर चाहिए ये हमने बता दिया। अगर हमें मशीन रिमर चाहिए तो मशीन रिमर में भी कौन से शैंक का चाहिए, टेपर शैंक का चाहिए या फिर स्ट्रेट शैंक का चाहिए, तो ये हमने बता दिया। फिर उसके बाद क्या बताएंगे हम उसको, रिमर में जो फ्लूट है ना, जैसे कि मैंने आपको हैंड रिमर में बताया था कि हैंड रिमर में दो टाइप के फ्लूट्स होते हैं, जो उनकी कटिंग एजेस है वो दो तरीके की होते हैं। पहला तो स्ट्रेट फ्लूट, जो उसमें खांचे बने होते हैं, वो सीधे बने होते हैं, और दूसरा होता है हेलिकल या स्पाइरल, जो घुमावदार या फिर लहरियादार स्पाइरल जो बने होते हैं, उसमें फ्लूट्स जो खांचे वो होते हैं। तो हमें फ्लूट्स का बताना है कि फ्लूट्स कौन से टाइप का हमें रिमर के अंदर में चाहिए, तो स्ट्रेट या फिर हेलिकल या स्पाइरल, ये हो गया। फिर उसके बाद चौथा आता है रिमर का साइज। हमें सबसे मेन होता है रिमर का साइज। हमें अगर होल को परिष्कृत करना है तो हम जब एक्यूरेसी में जब जाएंगे तो हमें रिमर का साइज बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है हमारे ऊपर। अगर हम रिमर के गलत साइज ले लेंगे तो हमारा होल का जो एक्यूरेसी है वो खराब हो सकता है या फिर होल परिष्कृत नहीं होगा। तो ये थे चार मेन टाइप जब हम रिमर को खरीदने जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे टैप और डाई के बारे में। देखिए, टैप और डाई क्या होता है, किसी भी चीज के, किसी भी बेलनाकार वस्तु या फिर किसी भी प्लेन सरफेस या फिर किसी भी होल के अंदर, जब हमें होल के अंदर हमें चूड़ी काटनी होती है या फिर किसी बेलनाकार वस्तु के ऊपर हमें चूड़ी काटनी होती है, तब हम लोग टैप और डाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि टैप और डाई, ये चीज हम लोग जान गए कि टैप और डाई किस चीज के लिए यूज होता है, चूड़ी बनाने के लिए। तो इस दोनों का काम अलग अलग है। देखिए, जब भी हम टैप का इस्तेमाल करेंगे तो टैप का इस्तेमाल हम किस चीज में करेंगे, जब हमें इनसाइड होल बनाना हो, इनसाइड होल के अंदर चूड़ी बनाना हो। जैसे हमने ड्रिल के द्वारा कोई होल किया, ठीक है, रिमर से उस होल को क्लीन कर लिया, अब हमें उसके अंदर क्या करना है, चूड़ी बनाना है, तो हम टैप के द्वारा बनाएंगे। लेकिन डाई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, डाई का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जैसे किसी बेलनाकार पेंच है, ठीक है, जैसे आपने बोल्ट देखा हुआ होगा, तो बेलनाकार किसी सरिये पे हमें जब चूड़ी काटनी होती है, ठीक है, बेलनाकार वस्तु पे जब हमें चूड़ी काटते हैं तो वो हम लोग डाई के थ्रू काटते हैं। ठीक है, तो डाई और टैप इन दोनों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों को अलग अलग कामों के लिए।
ठीक है। इन साइड अगर हमें होल चूड़ी काटनी है तो हमें टैप का इस्तेमाल करना चाहिए, और आउटसाइड हमें जब होल करना होता है या फिर चूड़ी बनानी होती है तो हमें डाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे टैप रिंच के बारे में। देखिए, टैप जिसके द्वारा हम लोग इनसाइड होल में जो स्क्रू काट चूड़ी बनाएंगे, उसको हम लोग टैप को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, टैप रिंच चाहिए। देखिए, एग्जैक्टली ये होता है टैप के लिए होता है, लेकिन इसके द्वारा हम हैंड रिमर जो होता है हमारा, हैंड रिमर को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसमें देखिए दो जा होते हैं, दो जबड़े होते हैं, जिसके बीच में भी आकार का गैप कटा हुआ होता है। ठीक है, तो एक जॉ इसका जो होता है, एक जबड़ा होता है वो फिक्स होता है। ये देखिए, पिछला वाला जो जबड़ा है ये फिक्स होता है, और दूसरा जबड़ा जो है वो मोवेल होता है, मतलब वो आगे और पीछे एक लिमिटेड साइज तक वो आगे और पीछे की तरफ हम उसको मूव करा सकते हैं। किसके द्वारा, ये देखिए इसका जो दूसरा हैंडल है, ये इसमें अंदर चूड़ी कटी हुई होती है, स्पिंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर एडजस्टिंग हैंडल जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो इसके द्वारा हम लोग किसी भी टैप को या फिर रिमर को, जिसके हेड पे स्क्वायर कटा हुआ होता है, मैंने आपको बताया था कि रिमर के हेड पे, हैंड रिमर के हेड पे स्क्वायर कटा होता है, ठीक उसी तरीके से टैप के हेड पे भी स्क्वायर बना हुआ होता है, जिसपे हम लोग जिसमें हम लोग टैप रिंच को लगा के टाइट कर सकते हैं। तो टैप रिंच नॉर्मली जो होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है ना, या फिर इसको कास्टिंग करके बनाई जाती है अन्य मेटल के द्वारा। तो ये हो गया टैप रिंच। अब हम लोग जानेंगे थ्रेड के बारे में कि थ्रेड चूड़ी क्या होती है। देखिए, थ्रेड थ्रेड वो होती है जो एक स्पाइरल रेखाएं होती हैं, जैसे आप किसी भी स्क्रू को देखे होंगे या फिर बोल्ट देखे होंगे, है ना। तो किसी भी स्क्रू या फिर बोल्ट के ऊपर जो लकीरें दिखाई देती हैं हमें, जो सर्पीली, जो स्पाइरल, जो हेलिकल, जो लहरियादार हमें ऊपर ऊपर नीचे और आगे पीछे स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, वही होता है थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड में भी कई सारे भाग होते हैं। ठीक है, तो देखिए थ्रेड में देखिए जो ये मेन नीचे का भाग है जहाँ पे ठोस हिस्सा है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये ऊपर का हिस्सा है, देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए दो जो जो चूड़ियां हैं, जो थ्रेड है, उन थ्रेड के जो क्रेस्ट है, नीचे रूट से लेके क्रेस्ट के बीच तक की जो दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग थ्रेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, और जो रूट और क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ठीक है, और एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक क्रेस्ट हो गया और ये दूसरा क्रेस्ट हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, पिच बोलते हैं। आप लोगों ने पिच गेज के बारे में जाना हुआ है पिछली वीडियोस में, तो पिच बोलते हैं इसी को, इसी का माप हम लोग मापते हैं पिच गेज के द्वारा। ठीक है, तो यही होता है थ्रेड। जब किसी भी चीज के अंदर, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वर्कपीस है, उसके अगर अंदर साइड में चूड़ियां बनी हुई होती हैं तो वो नट कहलाता है, और किसी भी बेलनाकार, है ना, वस्तु पे अगर चूड़ियां कटी हुई हैं तो वो बोल्ट या फिर स्क्रू कहलाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।